बीते समय में जो भी काम हो चुका है, चाहे वो सही हो या फिर गलत हो, हर कामों को इतिहास के पन्नों में दर्ज किया गया है। सिर्फ इसलिए ताकि हमारा आने वाला नस्ल उसको पढ़ सके और उनसे कुछ सबक सीख सके। लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग जब गलत रास्तों पर चलते हैं तो चलने से पहले एक बार भी हिचकते नहीं हैं। वो भूल जाते हैं कि इंसान जैसा कर्म करता है उसको बिल्कुल वैसे ही फल मिलता है। ये अलग बात है कि किसी को बहुत जल्द मिल जाता है तो किसी को मिलने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। आज के कहानी में अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए बड़े ही बेहतर तरीके से एक षड्यंत्र बनाया जाता है। उन्हें लगता है कि शायद हम कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे, लेकिन आखिरकार पुलिस एक दिन उनके गिरेबान तक पहुंची जाती है। पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, असलियत जब लोगों को मालूम चलता है, तो इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। हर व्यक्ति सोचने और समझने पे मजबूर हो जाता है कि आज भी हमारे समाज में न जाने कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मुरैना, और इसी मुरैना के स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है बुद्धाराम का पूरा, और इसी गांव का रहने वाला हेतराम जिसकी उम्र है लगभग 34 साल। हेतराम के पत्नी का नाम रीना जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास। हेतराम के टोटल 3 बच्चे, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा। हेतराम जो कि मेहनत मजदूरी का काम करता है, थोड़े बहुत पैसे कमाता है और अपने परिवार के साथ बड़ी मुश्किल से गुजारा करता है। हेतराम के घर में जब खर्च बढ़ता है, हेतराम इतना पैसा नहीं कमा पाता है कि अपने परिवार के साथ सही तरीके से गुजारा कर सके। हेतराम जब अपने परिस्थितियों से परेशान हो उठता है, एक दिन अपने पत्नी से कहता है कि मैं ग्वालियर जाना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ग्वालियर में जाऊँ, वहाँ पे कोई रोज़गार ले लूँ, शायद वहाँ पे जा कर के कमाऊँगा तो शायद हो सकता है कि हमारे घर की परिस्थिति बदल जाए। लेकिन हेतराम जैसी इस तरह की बातें अपनी पत्नी रीना से कहता है, रीना उसे साफ मना कर देती है। कहती है कि आपको ग्वालियर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जितना पैसा कमाते हैं हम उतने में ही अपना गुजारा कर लेंगे। बात कर रहा हूँ मैं 23 जनवरी 2023 के रात्रि के वक्त। हेतराम हर रोज़ के तरह ड्यूटी से जब घर आता है, पूरे परिवार के साथ खाना वाना खा करके सो जाता है। लेकिन हेतराम रात में ही अचानक कहीं गायब हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी पत्नी रीना उठती है, अपने पति को जब घर में नहीं देखती है, अपने ससुर तुलाराम से पूछताछ करती है। तुलाराम कहता है कि मुझे भी नहीं मालूम कि हेतराम कहाँ गया है, क्योंकि जब वो घर से निकला है तो मुझसे भी मुलाकात नहीं किया है। लेकिन जब 10 से 12 बज जाता है, हेतराम घर वापस नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं उसकी पत्नी और उसका पिता परेशान हो उठते हैं। रीना अपने ससुर तुलाराम से कहती है कि जाइए और सूरज से मुलाकात कीजिए। सूरज जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास, जो हेतराम का रिश्ते में भांजा लगता है। तुलाराम सूरज के पास जाता है और कहता है कि तेरे मामा का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या तुझे मालूम है कि हेतराम कहाँ गया है? लेकिन सूरज कहता है कि मुझे भी मामा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तुलाराम सूरज से कहता है कि गांव में जा और हेतराम के जितने भी जानने वाले हैं उनसे जाकर के ज़रा पूछताछ कर। सूरज गांव में जाता है, हेतराम के जितने भी जानने वाले होते हैं सबसे हेतराम के बारे में पूछताछ करता है। लेकिन सब के सब एक ही जवाब देते हैं कि हमारी हेतराम से कोई बातचीत नहीं हुई है। और देखते ही देखते लगभग 2 दिन का समय गुजर जाता है। लेकिन इन 2 दिनों में ना तो हेतराम घर वापस आता है और ना ही उसके नंबर पर फ़ोन ही लगता है। रीना अपने ससुर से कहती है कि मुझे लगता है कि शायद वो ग्वालियर चले गए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले वो ग्वालियर जाने के लिए कह रहे थे और मैंने उनको मना कर दिया था। हो सकता है कि वो हम लोग को बिना बताए ही ग्वालियर चले गए हैं। इस पर तुलाराम कहता है कि अगर वो ग्वालियर भी गया होगा तो उसे फ़ोन तो करना चाहिए, या फिर उसके नंबर पर फ़ोन भी तो लगना चाहिए। तुलाराम अपने बेटे को लेकर के काफ़ी परेशान हो उठता है। तभी गाँव के लोगों को जब मालूम चलता है तो तुलाराम को एक सुझाव देते हैं कि तुम नज़दीकी थाने में जाओ और अपने बेटे का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराओ। 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस, जहां पूरा हिंदुस्तान खुशियों में सराबोर था, तुलाराम अपने बेटे को लेकर काफ़ी परेशान था। 26 जनवरी 2023 को नज़दीकी थाने में जाता है और अपने बेटे का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस भी तुलाराम को आश्वासन देती है कि आप चिंता न करिए, हम आपके बेटे को बहुत जल्द ढूंढ लाएंगे। उसके बाद से पुलिस हेतराम की तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस भी अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन हेतराम का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस भी सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिरकार हेतराम अपने घर परिवार वालों को बिना कुछ बताए कहाँ जा सकता है। जब हेतराम का कहीं कुछ पता नहीं चलता है,
पुलिस अब हेतराम के मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालती है, ये जानने के लिए कि हेतराम आखिरी बार किससे बातचीत किया था। पुलिस जब हेतराम के मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिस पे हेतराम पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रहा था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसी के भांजा सूरज का है, जो उसी के पड़ोस में रहता है। 23 जनवरी 2023 को आखिरी बार हेतराम ने सूरज से ही बातचीत किया था। पुलिस इसी सीडीआर के आधार पर सूरज को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर सीडीआर को सामने रखकर सूरज से पूछताछ करना शुरू करती है। सूरज के सामने भी अब कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। सूरज बताता है कि हेतराम उसका रियल मामा नहीं है बल्कि दूर के रिश्ते में मामा लगता है। हेतराम जिसके घर में जब 3-3 बच्चे आ जाते हैं, घर की परिस्थिति काफ़ी ख़राब हो जाती है। हेतराम पैसे तो कमाता है लेकिन इसके बावजूद भी अपने घर की परिस्थितियों को नहीं संभाल पाता है। 3-3 बच्चे होने के बावजूद भी उसकी पत्नी रीना काफ़ी महत्वाकांक्षी होती है। रीना को मालूम होता है कि उसका पति कुछ ज़्यादा पैसा नहीं कमाता है, लेकिन इसके बावजूद भी रीना अपने पति से आए दिन हर रोज़ नए नए चीज़ों की डिमांड करने लगती है, जिसकी वजह से हेतराम काफ़ी परेशान हो उठता है। हेतराम लाख कोशिश करता है लेकिन पैसे नहीं कमा पाता है और ना ही अपनी पत्नी की डिमांड को पूरी कर पाता है। रीना की डिमांड को जब पूरी नहीं कर पाता है, इसी बात से लेकर के रीना और उसके पति के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। हेतराम जो कोशिश तो करता है कि मैं पैसा कमाऊं, लेकिन गांव में रहने की वजह से उसके पास कोई रोजगार नहीं मिल पाता है जिससे वो ज़्यादा पैसे कमा सके। हेतराम की जब घर की परिस्थितियों की वजह से उसके और उसकी पत्नी के बीच में जब झगड़े तकरार शुरू हो जाता है, हेतराम काफ़ी परेशान हो उठता है और अपने परेशानियों को भुलाने के लिए दारू शराब का सहारा ले लेता है। आए दिन हर रोज़ शराब पीना शुरू कर देता है। शराब पीना जब शुरू करता है, धीरे धीरे उसे शराब की लत लग जाती है। शराब की इस कदर से आदी हो जाता है कि अब आए दिन हर रोज़ शराब पी कर के घर पे आता है। हेतराम जब भी शाम को वो दारू शराब पीकर घर पे पहुंचता है तो उसकी पत्नी सबसे पहले उसके जेब टटोलती है, लेकिन उसके जेब में कोई पैसा नहीं मिलता है। इस पे रीना और भी काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और अपने पति से फिर से झगड़ा तकरार शुरू करती है। कहती है कि जितना भी पैसा कमाता है दारू शराब पी करके आता है, एक भी घर का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है। इसी बात से लेकर के अब हेतराम और उसकी पत्नी के बीच में जब झगड़ा तकरार शुरू होता है, हेतराम अपनी पत्नी के ऊपर हाथ भी उठाने लगता है। जब अपनी पत्नी की पिटाई करने लगता है, उसका भांजा सूरज उसका बीच बचाव करने पहुंच जाता है और किसी भी तरीके से अपने मामी को बचा लेता है। लेकिन ये परिस्थिति हर दिन का बन जाता है। हेतराम जो कहीं काम धंधा तो नहीं करता है, जहाँ तहाँ से अब कर्ज भी लेना शुरू कर देता है और दारू शराब पीकर हमेशा नशे में चूर रहने लगता है। रीना को भी लगता है कि शायद अब उसका घर दिन पर दिन बिगड़ते जा रहा है। रीना अपने गम को भुलाने के लिए बगल में अपने भांजे सूरज के पास जाती है और अपने हालात के बारे में सब कुछ सूरज से बताती है। सूरज जो कि रीना से लगभग 10 साल उम्र में छोटा है। रीना जब सूरज से अपने हालात के बारे में बताती है, सूरज भी उसके घावों पे मरहम लगाने के काम करता है। रीना जब सूरज से बात करती है तो कहीं ना कहीं उसके दिल को काफ़ी तसल्ली मिलती है, क्योंकि सूरज भी उसकी बातों को बेहतर तरीके से सुनता है और उसे काफ़ी तसल्ली देने की कोशिश करता है। रीना और सूरज जब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बातचीत करते करते आखिरकार एक दिन रिश्ते नाते के सारे बंधन टूट जाता है और फिर दोनों के बीच में सारे सीमाएं पार कर जाती है। सूरज के घर में ही सूरज और रीना के बीच में संबंध बन जाता है। एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद से कभी थमने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन ये बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती है और आखिरकार एक दिन रीना के पति हेतराम को सच्चाई मालूम चल जाता है। हेतराम को जैसे ही सच्चाई मालूम चलता है कि उसकी पत्नी का उसी के भांजे सूरज के साथ में गलत अनैतिक संबंध चल रहा है, इस बात पे जब हेतराम शाम के वक्त घर पे पहुंचता है, अपनी पत्नी रीना की उस दिन बड़ी बुरी तरीके से पिटाई करता है। इतनी बुरी तरीके से पिटाई करता है कि रीना के हाथ के कलाइयों का चूड़ी टूट जाता है और उसके हाथ से काफ़ी मात्रा में खून बहने लगता है। सूरज भी उस दिन रीना को बचाने के लिए जाता है तो हेतराम उसे भी फटकार लगाते हुए अपने घर से बाहर निकाल देता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि आइंदा से मेरे घर के अंदर कभी मत आना। सूरज को भी मालूम चल जाता है कि उसके और रीना के बारे में जो कुछ भी चल रहा था, सब कुछ जानकारी हेतराम को हो चुका है। सूरज भी काफ़ी डर जाता है और उसके बाद से हेतराम के घर आना जाना बंद कर देता है। हेतराम के घर आना जाना तो बंद कर देते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए काफ़ी बेचैन हो उठते हैं। रीना चाहती तो है सूरज से मुलाकात करने के लिए, लेकिन चाह कर भी सूरज से मुलाकात नहीं कर पाती है, क्योंकि अब उसका पति हेतराम उसके ऊपर ध्यान रखना शुरू कर देता है। रीना जब सूरज से नहीं मिल पाती है, एकदम से परेशान हो उठती है।
एक दिन सूरज के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि मेरा पति हमारे रास्ते का पत्थर बन चुका है। रीना जैसे इस तरह की बातें सूरज से कहती है तो सूरज बदले में उसे जवाब देता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं इस पत्थर को ही हटा देता हूँ। सूरज जैसे इस तरह की बातें रीना से कहता है, रीना भी सूरज की बात मान लेती है। रीना अपने पति से इस कदर से तंग आ जाती है कि अपने पति को इस दुनिया से हटाने का एक षड्यंत्र बना लेती है। 23 जनवरी 2023 को हर रोज़ की तरह हेतराम जब काम करके शाम के वक्त अपने घर पे आता है, हर रोज़ की तरह छोटी मोटी बातों को लेकर उसके पत्नी से झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। उस दिन भी हेतराम अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है, लेकिन उस दिन रीना अपने पति से लड़ बैठती है। लेकिन इसके बावजूद हेतराम अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई ही नहीं करता है, बल्कि बिना खाना खाए ही जाकर के खाट पे सो जाता है। हेतराम तो गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन रीना के आंखों में नींद ही नहीं आती है। लगभग रात्रि के 12 बजे के आसपास रीना अपने ही पति के मोबाइल से सूरज के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि मैं अपने पति से बिल्कुल तंग आ चुकी हूँ। जिस काम के लिए हमने सोचा है उस काम को अंजाम आज ही देना है, तुम घर पे आ जाओ। सूरज भी तुरंत अपने घर से निकलता है और हेतराम के घर का दीवार फांदकर उसके घर के अंदर चला जाता है। हेतराम जो कि काफ़ी गहरी नींद में सोया हुआ था, गहरी नींद में ही सूरज जा कर के हेतराम का गला दबाने लगता है, जिसकी वजह से हेतराम काफ़ी छटपटाने लगता है। लेकिन हेतराम जैसे ही छटपटाने की कोशिश करता है, उसकी पत्नी रीना अपने पति के दोनों पैर को पकड़ लेती है। सूरज हेतराम के गले को तब तक दबा के रखता है जब तक उसकी सांसें रुक नहीं जाती है। हेतराम जैसे ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, सूरज हेतराम की डेड बॉडी को अपने कंधे पर उठाता है, उसके घर के छत पर जाता है और उसकी डेड बॉडी को उसके घर के पीछे की तरफ खेत में फेंक देता है। उसके बाद से सूरज और रीना घर का पीछे का दरवाज़ा खोल करके बाहर निकलते हैं। हेतराम की डेड बॉडी को उठाकर दूर सरसों के खेत में ले जाते हैं और वहाँ सरसों के खेत में फावड़ा से एक 3 फीट का लगभग गड्ढा खोदते हैं और उसी रात को ही उस गड्ढे में हेतराम की डेड बॉडी को डालकर उस पर मिट्टी भर देते हैं और उसके बाद से दोनों वापस अपने घर चले आते हैं। वाकई में जब सूरज ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस सूरज के ही तहरीर पर उसके बताए हुए जगह पर लेकर जाती है। पुलिस जब उस गड्ढे को खोदती है तो उस गड्ढे में से हेतराम का डेड बॉडी निकलता है। पुलिस सूरज के ही तहरीर पर हेतराम की पत्नी रीना को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने रीना और सूरज दोनों को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। लेकिन जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो हर व्यक्ति सिर्फ एक ही जवाब देता है कि काश रीना ने इस तरह से कदम उठाने से पहले एक बार अपने बच्चों के बारे में सोच ली होती। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।